ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, बताओ कैसा हाल चाल। चलो, हम आशा करते हैं कि तुम लोग अपना जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हो। और ये वीडियो मैं रिकॉर्डेड सेशन के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा लाइव क्लासेस भी चल रहा है बाबू। तो मान लो कि बहुत सारे बच्चे लाइव क्लासेस में बाद में जुड़े हैं या और जुड़ेंगे, तो अगर उसको रेफरेंस लेना हो तो आप इस रिकॉर्डेड वीडियो से ले लेना, है ना। तो हम लोग जो है चैप्टर शुरू करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, मैं चैप्टर पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं इसके बारे में कुछ तुमको बताता हूं। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है बच्चे लोग, अब देखो, ये जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, इसमें एक्चुअली में बहुत इजी चैप्टर है ये। और लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है बच्चों के साथ कि उसको यूनिट्स तो निकालने आता है, डायमेंशन निकालने आता है, लेकिन इतना सारा फॉर्मूला है इसका, जो पूरा का पूरा अगर फॉर्मूला को हम देखें बच्चों, तो पूरा फिजिक्स पढ़ने के बाद पूरा फॉर्मूला समझ में आएगा। जैसे जैसे फिजिक्स का चैप्टर्स आगे बढ़ेगा, नया नया फॉर्मूला तुमको मिलता हुआ चला जाएगा। तो लेकिन क्या है कि आपको सिर्फ फॉर्मूला समझना है और उसका डायमेंशन और यूनिट्स बताना है। बाकी उस फॉर्मूला का फिर डिटेल में स्टडी हम करेंगे आगे के चैप्टर में, जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे। ठीक है ना। लेकिन फिर भी चूंकि ये फर्स्ट चैप्टर है तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, और बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक क्वेश्चन जेई में और नीट में एकदम फिक्स है कि आता ही आता है। अभी का ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है, क्वेश्चंस पूछने का घुमा करके पूछता है, डायरेक्ट यूनिट या डायमेंशंस निकालने नहीं पूछता है। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या घुमा के कैसे क्वेश्चंस को घुमा सकता है। तो बहुत मतलब कहने का एकदम छोटा से लेकर के बड़ा धीरे धीरे एकदम एडवांस तक हम लोग जाने वाले हैं पूरे चैप्टर्स में। ठीक है ना बच्चा। तो हम बोल रहे ये कि बिल्कुल इत्मीनान से खाली सीखते जाना, कोई टेंशन मत लेना, सारे के सारे प्रॉब्लम्स तुमसे सोल्व होंगे। बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है डीपीपी में जो कि सफिशिएंट है वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस के लिए, और वो आपको बना जाना है। चलो, तो हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना, श्री गणेशाय नमः करके यूनिट एंड डायमेंशन। तो इस चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमें भाई ये पता होना चाहिए ना कि किसका यूनिट लिखेंगे सर, किसका डायमेंशन बताइएगा सर। कोई क्वांटिटी तो रहना चाहिए ना जिसका हम यूनिट लिखेंगे, जिसका डायमेंशन लिखेंगे। तो वो जो क्वांटिटी है जिसका हमें फॉर्मूला पढ़ना है, जिसका हमें डायमेंशंस पढ़ना है, जिसका हमें यूनिट निकालना है, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बाबू? तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले जानेंगे बच्चा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, अब देखो बाबू, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग वेक्टर्स में बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं। मतलब क्या कि द क्वांटिटी which can be measured, which can be measured, ऐसी क्वांटिटी जिसको आपकी माप सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, एंड with the help of which ठीक है we can mathematically express the phenomena of nature ठीक है फॉर फर्दर एनालिसिस, फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। मैं फिर से बोल रहा हूं, वेक्टर चैप्टर्स में जो है ऑलरेडी, जो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है उसको जाकर देखना, वहां भी मैं फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन बताया हूं। हो सकता है कि कुछ वर्डिंग अलग हो क्योंकि सेम टू सेम याद नहीं रहता है या रट्टा मार के नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे फोर्स को मेजर कर सकते हैं, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन। वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, कि नहीं, 200 किलोमीटर पर आवर,
500 किलोमीटर पर आवर बुलेट ट्रेन चलती है ना, मैगलन, तो वो है जिसको हम मेजर कर सकते हो, उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और क्या भाई, तो विथ द हेल्प ऑफ विच, यानी जिसके सहायता से, यानी उसी क्वांटिटी के सहायता से हम किसी भी जो नेचर में जो फेनोमेना हो रहा है उसको हम मैथमेटिकल रूप में लिख सकते हैं, ताकि उसका हम एनालिसिस कर सकें, डिटेल्ड में उसका स्टडी कर सकें। विंड चलेगा जी, तूफान आएगा, तो देखते हो बता तक इतनी रफ्तार से हवाएं चलेगी, यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी, तो वहां से लोगों को खाली करवा लिया जाता है। तो अगर मेरा एनालिसिस मेजर करके नहीं होता तो हमें एक्चुअली में सच्चाई पता नहीं चलता कि कहां पे कितना खतरा है, कहां पे कितना खतरा नहीं है। समझ में आए बात को? तो हमारा जो साइंस है, अगर वो मेजर करके किसी का एनालिसिस करता है मैथमेटिक्स के फॉर्म में, तो वो सटीक एनालिसिस होता है। ठीक है ना, इसलिए हमें फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने की जरूरत होती है। क्लियर है बच्चे? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान गए आप लोग? तो चलो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को और आगे बढ़ते हैं। तो और देखो फिजिकल क्वांटिटी में क्या है बाबू, कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बाबू? रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इस फिजिकल क्वांटिटी का? तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का बाबू, वो दो टर्म से होता है। एक देखो एन लिखा हुआ है, एक यू लिखा हुआ है। एन क्या है बाबू? एन जो है नंबर है, या यूं कहें बच्चे कि ये सर एक वैल्यू है, या यूं कहें बच्चे कि सर ये इसका मैग्नीट्यूड है। किसका? फिजिकल क्वांटिटी का, जिसको तुम मेजर किए हो। और यू क्या है बच्चा? यू जो है यूनिट है। यू क्या है बाबू? यूनिट है। किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। अच्छा, ये एन यू का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स में मैं अगर लिखता हूं छोटे बच्चे कि लिखा मैंने 10, और मैं तुमसे पूछूं कि ये क्या है, तो तुम क्या बोलोगे बाबू? बताओ मेरे को। तुम सिंपली बोलोगे कि सर ये एक नंबर है जिसका वैल्यू 10 है। समझ में आ रहा है बात? लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दूं बाबू 10 न्यूटन, तब तुम क्या बोलेगा बाबू? तुम बोलेगा कि सर ये जो है ना, ये फोर्स है सर, है कि नहीं? फोर्स बताओ, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 है सर। ये एन क्या है सर? यूनिट है, और ये क्या है? वैल्यू है। तो देखो, ये वैल्यू लिखे और यूनिट लिखे, तब दोनों की सहायता से हमें पता चला कि ये फोर्स है। अब फोर्स कैसा क्वांटिटी है? तो फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरह से मैं लिखूं 7 मीटर पर सेकेंड, तो देख ये क्या है बाबू? ये नंबर है, और ये क्या है? मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट है। तो दोनों की सहायता से हमें पता चल गया कि ये क्या है भाई? तो वेलोसिटी है सर। और वेलोसिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर सिर्फ एक नंबर लिखते हैं हम बाबू, तो हम नहीं बता सकते थे कि वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम एक नंबर लिखे और एक यूनिट लिखे, तो हम इजीली बता सकते हैं बच्चा कि वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। यानी ये हमें सहायता करता है पहचानने में कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। अगर मैं तुमको लिख दूं यहां पे, है ना, 5 जूल, तो तुम बोलोगे कि सर ये जो क्वांटिटी है या तो वर्क है सर, या फिर एनर्जी है सर। समझ में आ रहा है बात को? क्यों? क्योंकि जूल जो यूनिट है वो वर्क का होता है या एनर्जी का होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो मुझे नंबर और यूनिट दोनों चाहिए, जिससे हम उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तुम एन और यू के सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो जल्दी सा। नहीं तो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं इसमें, है ना, और आगे भाई इसमें जल्द बढ़ते हैं। अब देखो बाबू, कि हमें जो फिजिकल क्वांटिटी है बाबू, इसको मुझे मेजर करना है। क्या करना है बाबू? मेजर करना है। तो मेजर करने का क्या तरीका होता है, क्या स्टैंडर्ड है ना,
ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है, तभी हम उसको मेजर कर सकते हैं। अगर मुझे पता ही नहीं है कि कैसे मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे, है ना। तो देखो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। मेजरमेंट क्या है, तो बोलता क्या है कि इट इज द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, समझना बात को, एनी फिजिकल क्वांटिटी है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, समझना बात को, विथ रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि अगर जिस क्वांटिटी को भी मेजर करना है, यानी कि इट इज द मेजरमेंट क्या है, एक इट इज द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन मेजरमेंट कहां से करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड वैल्यू, किसका, ऑफ द ऑफ सेम फिजिकल, जिस क्वांटिटी को मुझे मेजर करना है स्टैंडर्ड वैल्यू भी उसी क्वांटिटी का होना चाहिए। जैसे एक लोग समझते हैं इसको, है ना, मान लो बच्चा कि मेरे को एक लेंथ मेजर करना है, क्या मेजर करना है, लेंथ। अब लेंथ का क्या चीज में मेजर करोगे, स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी विथ रिस्पेक्ट टू, तो क्या चीज में मेजर करोगे, तो मीटर में मेजर करोगे। समझ रहे बात को, क्या चीज में मेजर करेंगे आप, मीटर में मेजर करेंगे। तो मान लो कि हमें मेजर करना है, मेजर 3 मीटर, क्या मेजर करना है बच्चा, 3 मीटर मेजर करना है। तो एक लाइन बना देंगे। अब एक लाइन बना दिए, आइए लेंथ है, लेंथ है, यहां पे क्या है, 0 मीटर है, यहां पे 1 मीटर है, यहां पे 2 मीटर है, यहां पे 3 मीटर है, यहां पे 4 मीटर है, यहां पे 5 मीटर है, यहां पे 6 मीटर है। अब समझना बात को, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर मुझे 0 को इसको मान लिया स्टैंडर्ड, तो फिर यहीं से हम मेजरमेंट शुरू करेंगे, जिसको स्टैंडर्ड मान लेंगे वहीं से मेजरमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई भी चीज को अगर मापना है तो कहां से मापना है ये हमें पता होना चाहिए, ऐसे ही कहीं से भी नहीं माप सकते ना। तो जहां से मापना है वो हमें रेफरेंस पता होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, तो उसी स्टैंडर्ड से हम मेजर करना शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है बात को। तो देखो मान लो मुझे 3 मीटर मेजर करना है, तो अगर स्टैंडर्ड हम 0 को मान लिए हैं तो 0 से कितना मेजर करेंगे, 3 मीटर, यहां तक जाएंगे, ये हो गया 3 मीटर। लेकिन फिर से सुनो, अगर मैं तुमको बोलूं कि स्टैंडर्ड वैल्यू 0 मीटर नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 2 मीटर है, स्टैंडर्ड वैल्यू, तब तुम क्या करेगा बताओ मेरे को। तो 2 से मेजर करना शुरू करेगा, तो 2 से कितना मेजर करेगा, 3 तक, कहां तक जाएगा। अब तो 2 से मेजर करेंगे तो 1 2 3, ये आएगा 3 मीटर, यानी कहां तक पहुंच जाएगा, 5 तक। समझ में आ रहा है बात को। तो वही यहां लिखा हुआ है कि मेजरमेंट जो होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द सेम, उसी जिस क्वांटिटी को लेंथ मेजर करना है तो लेंथ का ही स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। तो अगर 0 हम स्टैंडर्ड लिए और मुझे 3 मीटर मेजर करना है तो कहां तक, 0 से 3 तक जाएंगे। लेकिन अगर हम 2 को स्टैंडर्ड माने हैं और मुझे 3 मीटर मेजर करना है तो फिर 2 से स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट। तो अगर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 3 जाना है तो कहां तक पहुंचेंगे हम, 5 तक पहुंचेंगे। तो जहां भी मेजर करना हो तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि मेजर कहां से करना है, उस क्वांटिटी का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है। समझ में आ रहा है बात को, कोई दिक्कत नहीं। तो यही होता है मेजरमेंट। समझ में आई बात को। अब ये तुमको कैसे पता चला कि लेंथ को हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, फोर्स को हम यूनिट में न्यूटन में मेजर कर सकते हैं, है ना, वेलोसिटी को हम मीटर प्रति सेकेंड में मेजर कर सकते हैं, एनर्जी को हम जूल में मेजर कर सकते हैं। ये सब स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, इसी को बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट, है ना। तो हम लोग जान लेते हैं कि यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो चलो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट के बारे में, है ना। तो लिखते हैं यूनिट भी यहां पे डिफाइन करते हैं। देखो बाबू, टेंशन नहीं लेना है ना,
कुछ भी अगर दिक्कत हो किसी बच्चा को, मान लो वीडियो देख रहा है और वीडियो देखने के दौरान अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप क्वेश्चंस पूछने से हिचकिचाना नहीं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9304243702। मेरा नाम हुआ राजेश कुमार। बिंदास इस पे आप जो है कोई भी डाउट पूछना बच्चा, लेकिन डाउट रखना नहीं है ना, क्योंकि पूरा फिजिक्स अगर पढ़ना है तो डाउट अगर रख लिया मन में तो बड़ा दिक्कत है ना। रखना नहीं है डाउट, डाउट रह गया तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। तो क्लियर करते चलिएगा, ठीक है ना। ऐसे हम एकदम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, है ना, कि सब कुछ बताते चलें। तो हमें मेजरमेंट कैसे करते हैं देख लिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूनिट क्या होता है। तो यूनिट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो यूनिट्स क्या है कि ये जो है इट इज द सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो लास्ट में लगता है, ठीक है ना। इट इज द सफिक्स, ठीक है ना। एंड द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड द स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, या फिर मैं बोल सकता हूं कि इट इज द सफिक्स एंड द स्टैंडर्ड, है ना, इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। जैसे यानी कि अगर लेंथ है, जैसे लिखा हो 3 मीटर, तो मीटर बाद में आया है, यही स्टैंडर्ड है। अगर मुझे फोर्स है, मान लो है 10 न्यूटन, तो फिर ये न्यूटन बाद में आया है। सफिक्स का मतलब जो बाद में मिले, है ना, ये न्यूटन, तो ये भी क्या है, एक स्टैंडर्ड है। तो जिस स्टैंडर्ड में, सुन रहे बात को ना, कि इट इज द सफिक्स एंड द स्टैंडर्ड इन विच, जिस स्टैंडर्ड में हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसी स्टैंडर्ड को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं, है ना। यानी कि भाई लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है, मीटर। फोर्स का स्टैंडर्ड क्या है, न्यूटन। वर्क का स्टैंडर्ड क्या है, जूल। एनर्जी का स्टैंडर्ड क्या है, जूल, है ना। वेलोसिटी का स्टैंडर्ड क्या है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड है, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करेंगे, अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। दैट स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट। अब वो क्या होता है, सफिक्स। सफिक्स का मतलब कि नंबर पहले, यूनिट बाद में। तो जो बाद में आता है उसको सफिक्स बोलते हैं, इसलिए, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा यूनिट। क्या हो गया बाबू, यूनिट। किसका, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड को ही यूनिट बोला जाता है। क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, है ना। छुक 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 गाड़ी आगे धीरे धीरे बढ़ेगी, तुम लोग और जो है सीखते चले जाओगे। अब देखो बाबू, हम लोग जो यूनिट्स की बात करते हैं ना बच्चा, तो यूनिट्स जनरली 2 तरह का हम लोग पढ़ेंगे। होता तो 4 है ना। 4 होता है यूनिट, 4 टाइप्स होता है, FOUR 4 टाइप्स होता है ये स्टैंडर्ड, है ना। पहला होता है MKS, फिर दूसरा होता है FPS, फिर तीसरा होता है CGS, और फिर चौथा होता है SI। लेकिन देखो अब इसका जमाना गया, MKS और FPS का जमाना गया। मौका मिलेगा तो बता देंगे। अभी यही दोनों पढ़ना है, जिसमें भी देखो कोई बच्चा अगर हायर क्लास में जाएगा, या कोई मान लो PhD किया है फिजिक्स में, प्रोफेसर है फिजिक्स में, तो वो कोई कोई तुमको बोलेंगे कि CGS यूनिट का कोई अस्तित्व नहीं है, होता ही नहीं है, ऐसा ही है। तो वो भी सही है, लेकिन हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं, और 11th बहुत बेसिक है, और हमको क्वेश्चंस आएगा कि CGS यूनिट में कन्वर्ट करो, SI यूनिट में कन्वर्ट करो। तो इसलिए हमको नए होते हुए भी मानना पड़ेगा। हम अभी रिसर्च करने गए नहीं हैं, अभी तो हम 11th-12th पढ़ रहे हैं ना। तो हमारे लिए CGS और SI दोनों जरूरी है, ठीक है ना। तो हम लोग CGS भी पढ़ने वाले हैं और SI भी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। तो यूनिट समझ में आ गया, मेजरमेंट समझ में आ गया कि मेजर कैसे करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब आप लोग सीख गए। और अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
और सीखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को हम कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और तब हम आगे और चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चा, है ना, एक चीज ध्यान रखना, पढ़ना मन लगा करके, ठीक है ना, और डाउट मत रखना, डाउट कुछ भी हो तो एकदम पूछ लेना, ठीक है, और पूरा वीडियो देखना बाबू, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा वीडियो अगर तू नहीं देखेगा, समझ रहा है बात को मेरा, मैं क्या बोल रहा हूं मुन्ना, अगर पूरा वीडियो नहीं देखेगा तो तुमको मजा कैसे आएगा, है ना, समझ में कैसे आएगा, और जब चीजों को समझना शुरू करेगा तभी तो उसको बनाने में ना इंटरेस्ट आएगा, तो अभी इंटरेस्ट जगाना है, ठीक है। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, तुम लोग जानता भी है, एक को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, या एक इसका और नाम है, पता है क्या, एक और नाम है बेस क्वांटिटी। तो फंडामेंटल बोले या बेस बोले, आधार, मुख्य, समझ में आ रहा है बात को, और दूसरा जो है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। अब ये बात उठती है कि सर फंडामेंटल और बेस का मतलब क्या है, तो वैसा क्वांटिटी यानी कि द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना, एंड एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली, यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको कि दूसरे से कोई मतलब नहीं है, क्या है कैसा है नहीं है, वो खुद में इंडिपेंडेंट है, ठीक है, स्वतंत्र है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डिराइव्ड क्वांटिटी की, तो ये बेचारा डिपेंड्स करता है किस पे, यही फंडामेंटल पे, क्योंकि ये बेस है ना, आधार है ना, तो इसके बिना तो भाई कोई, जब तुम फाउंडेशन ही नहीं दोगे तो बिल्डिंग बना सकते हो, बताओ, नहीं ना। तो ये बेस है, ये आधार है, जितना मजबूत आधार होगा तुम्हारा जो है घर उतना स्ट्रांग होगा, समझ में आ रहा है बात। तो जितना अच्छा तुम्हारा बेसिक होगा उतना अच्छा तुम्हारा ड्रीम होगा सक्सेस करने के लिए, और ज्यादा तुम्हारा लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, समझ में आ रहा है बात, तो ध्यान देना है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे लिखेंगे, यानी कि द क्वांटिटी which depends on base quantity। अच्छा, मैं छोटा लिखने के लिए बेस लिखा हूं, ठीक है ना, ऐसा फंडामेंटल है, ठीक है, यानी द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन बेस क्वांटिटी, है ना, एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। समझ में आ रहा है बात, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी को तुम इसी के सहायता से लिख सकते हो, इसको अपना खुद से नहीं लिख सकते हो, यानी फंडामेंटल के सहायता से ही लिख सकते हो तुम, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात को। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको तुम सहायता से, यानी कि उसको लिखने के लिए सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए, इसी से बनाया गया है ये क्वांटिटी, समझ में आया बात को। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी के सहायता से बनाया गया हो उसी को डिराइव्ड बोलते हैं। डिराइव्ड यानी कहीं से लाया गया, कहां से लाया गया, तो फंडामेंटल क्वांटिटी से लाया गया, उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी मैं एग्जांपल्स नहीं लिखूंगा, इसलिए नहीं लिखूंगा कि मैं एग्जांपल्स पूरा डिटेल्स में बोर्ड पे टेबल के फॉर्म में बनाने वाला हूं, तो तुमको पता चलेगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है और डिराइव्ड क्वांटिटी कौन है। अगर मैं एक इनडायरेक्टली तुमको बोलूं बच्चा, तो पूरा फिजिक्स में मैक्सिमम डिराइव्ड क्वांटिटी ही है, सिर्फ 7 उंगली पे एकदम गिन करके 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, मात्र 7 क्वांटिटी ही फंडामेंटल है, बेस है। बाकी इन 7 के अलावा फिजिक्स में जितना भी क्वांटिटी है सब के सब डिराइव्ड हैं। समझ में आ रहा है आपको बात कि नहीं। तो अब ये बात उठती है कि भाई वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, और एक चीज बताऊं, उस 7 में भी 5 ही सबसे ज्यादा यूज होता है, बाकी 2 तो बहुत कम ही मिलता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो चलो
है ना। शुरुआत करते हैं भाई फंडामेंटल क्वांटिटी से, है ना। अब तो गाड़ी शुरू हो गया है ना। अब 10 मिनट के बाद फिर न्यूमेरिकल्स बनाने लायक हो जाएंगे हम लोग, सीख जाएंगे बहुत कुछ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसको मैं एक टेबल में बता रहा हूं बच्चे, और इसको रट लेना, है ना। अगर कोई नींद में भी उठा करके पूछे कुछ भी, तो एकदम बड़बड़ा करके जवाब दे देना है। समझ में आ रही बात को? इतना इसको रट लेना, ठीक है, तभी ये काम आएगा। ये 7 भगवान जी हैं, एकदम रट लेना है इसको, ठीक है। कोई भी सपना में भी यही आए, कोई नींद उठा पूछे बताओ ये क्या होता है, ये होता है ना, तब मजा आएगा। चलो देखते हैं। तो यहां पे लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बगल में क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? उसके बगल में लिखेंगे सिंबल, यानी उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है बच्चा। अच्छा, वेरी गुड। इसके बगल में क्या लिखेंगे? इसके बगल में लिखेंगे SI यूनिट। और इसके बगल में क्या लिखेंगे? इसके बगल में लिखेंगे CGS यूनिट। समझ में आ रहा है बात? इतना चीज आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहला क्वांटिटी मैं क्या लिखूंगा? एक और चीज लिख दूं यहाँ पे, यानी तो सीरियल नंबर भी लिख देता हूं। चलो ठीक है ना। तो सीरियल नंबर 1, चलो इसको लाइन बना देते हैं, थोड़ा सा टेबल अच्छा लगेगा तुम लोगों को देखने में। फिर 2, फिर 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, और फिर ये 6, और फिर ये 7, ठीक है। 5, 6, 7 पहला क्वांटिटी है, जानता है क्या फंडामेंटल में? मास। दूसरा क्वांटिटी क्या है बच्चा? लेंथ या डिस्टेंस भी। तीसरा में क्या है बाबू? टाइम। चौथा में क्या है बाबू? चौथा में है टेम्परेचर। 5th नंबर पे करेंट या इलेक्ट्रिक करेंट भी तुम बोल सकते हो। चौथा में क्या है बाबू? चौथा में है आपका लुमिनस इंटेंसिटी। और उसके बाद 7वां में क्या है बाबू? तो 7 नंबर पे है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, सिंबल क्या है बच्चा? मास का सिंबल है कैपिटल M, याद रखिएगा ये। लेंथ का कैपिटल L, टाइम का कैपिटल T। टेम्परेचर का क्या लिखेगा? टेम्परेचर का तुम थीटा लिख दो या फिर कैपिटल में K लिख दो। K क्यों? क्योंकि केल्विन के लिए आता है K, है ना। करंट को क्या लिख देगा? एम्पियर A आता है, या फिर I से भी तुम लोग पढ़े होगे, डिनोट किए होगे। लुमिनस इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं? सिंबल कैपिटल C और D। क्यों? क्योंकि कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या लिखते हैं? मोल, MOL, है ना। ये मोल है ना। आप लोग मोल पढ़ोगे, आप 9 क्लास में पढ़ा होगा ना मोल केमिस्ट्री में, तो वही है ना मोल कॉन्सेप्ट, तो वही मोल है यहाँ पे। सबसे छोटा सब्सटेंस, सबसे छोटा यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का। तो देखो यहां ध्यान से, SI यूनिट मास के लिए क्या होता है बताओ मेरे को? सर बहुत आसान है सर, किलोग्राम। क्या सर ये भी आप पूछ रहे हो मेरे से? और CGS में क्या लिखेगा? तो सर सीधे सीधी ग्राम, यानी GR। अच्छा ठीक। लेंथ का SI यूनिट क्या होता है बच्चा? तो सर बहुत आसान है, मीटर, यानी स्मॉल m सर। और इधर सर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब कि cm सर। टाइम का सेकंड, और स्मॉल s। और अच्छा ये बताओ CGS में क्या होता है? ये भी सेकंड होता है। लेकिन चलो एक चीज मैं तुमको यहां सीक्रेट बताऊं, अगर SI मुझे सेकंड लिखना है तो सिर्फ S लिखा जाता है, लेकिन अगर CGS मुझे सेकंड लिखना है
तो SEC लिखा जाता है। लेकिन अभी क्या है ना, ये सब बहुत लोग बोलेगा क्या तुम अपने आप को टैलेंटेड बन रहे हो, है ना, सब जगह एस लिखा जाता है। तो बात सही है भाई, है ना, जो चलन में आ गया उसी को लोग सही मान लेते हैं, तो कुछ ने कह नहीं सकते। तो तुमको अगर एस लिखना है तो एस लिख दो, SEC लिखना है तो SEC लिख दो। लेकिन चलो सेकंड में CGS अगर है तो SEC लिखना ज्यादा अच्छा है। टेम्परेचर पता है तुम लोग को, केल्विन, केल्विन यानी कि के। और CGS में क्या होता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड हो, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, है ना, या डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अच्छा, करंट को क्या बोलते हैं इधर बताओ सर, एम्पियर बोलते हैं, AMPERE, है ना, एम्पियर। और करंट का CGS यूनिट क्या है हो, तो CGS यूनिट ध्यान रखना, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे 12th में, तो अच्छे से जानेंगे। अभी मैं बताता हूं, BIOT, बायोट होता है ना, यानी इसको BI भी बोल सकते हो, CGS यूनिट ऑफ करंट। और फिर लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, यानी कैपिटल C स्मॉल d, इसका तो मोल ही होता है ना, मोल, MOL। CGS डिफाइन नहीं है ना, CGS में इसको डिफाइन नहीं करते, किसको, लुमिनस इंटेंसिटी को और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, क्योंकि ऑलरेडी इतना छोटा है कि अब इससे हम छोटा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है टेबल, है ना, आपको याद रखना है। मास का सिंबल M, SI यूनिट किलोग्राम, CGS में ग्राम। लेंथ का यूनिट कैपिटल L, SI यूनिट मीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर। टाइम के लिए सिंबल क्या, कैपिटल T, यूनिट में CGS SI दोनों में सेकेंड। टेम्परेचर में सिंबल क्या चीज, K लिख दीजिए, थीटा लिख दीजिए, आपकी मर्जी। SI यूनिट में केल्विन, CGS में डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। करंट का कैपिटल A या कैपिटल I, यानी सिंबल कैपिटल में ही लिख रहा हूं मैं। और SI यूनिट एम्पियर, CGS यूनिट बायोट, जो कि यूज होगा नहीं। लुमिनस इंटेंसिटी इसको छोड़ी दो, है ना, यही तुम याद रखो, ये 5, ठीक है बच्चा, ये 5 सबसे ज्यादा यूज है, मोस्टली यानी फ्रीक्वेंटली यूज है। और इसमें ये 3 तो भाई इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो वही 5 तुम याद रखिएगा बच्चा, है ना। प्लीज ये टेबल याद कर लेना, नींद में भी अगर कोई पूछे तो बता देना, ठीक है ना, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे यूनिट को पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है बात, मानेगा ना मेरा बात, बिल्कुल, है ना। बोल रहा होगा क्या बोल रहे हैं सर, पढ़ना हमको है कि तुमको, अरे पढ़ना तुम्ही को है, लेकिन जरूरी है मेरा बोल देना कि भाई ये इंपॉर्टेंट है ना, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना बच्चा लोग, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, क्योंकि इसी के रूप में अब देखो, यही मात्र 7 दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, these are the only 7 quantities which are fundamental. Rest is velocity, force, work, energy, power, momentum, linear momentum, torque, moment of inertia, सब के सब क्या है बताओ मेरे को, सब डिराइव्ड है। इन 7 के अलावा जो भी मिलेगा सब डिराइव्ड क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है ना, चलिए मिटाते हैं। चलिए तो एक और काम करोगे तुम लोग, 2 एक्सेप्शन है जो फंडामेंटल है लेकिन फिर भी हम लोग उसको शामिल नहीं करते हैं। क्या है वो, एंगल की बात करते हैं। एंगल, एंगल में 2 तरह का एंगल होता है, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल तो तुम लोग जानता है ना, तीसरी चौथी क्लास से पढ़ रहे हो ना एंगल के बारे में, 30 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री। सॉलिड एंगल के बारे में नहीं पढ़ रहे हो। ये जब 12th में जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर है, वहां गॉस लॉ है, वहां पे तुमका इसका झलक दिखेगा, ठीक है ना। इसका यूनिट प्लेन एंगल का क्या होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन, और इसका सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेरेडियन। अच्छा, जब मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, बेसिक मैथमेटिक्स,
जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा तुमको, जो फिजिक्स में यूज होगा। एलजेब्रा के बारे में जानकारी दूंगा। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ग्राफ, टेंजेंट, नॉर्मल, है ना, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो वहां पे मैं ये एंगल को रेडियन और डिग्री, डिग्री तुम लोग जानता है, रेडियन नहीं जानता, ठीक है। तो रेडियन और डिग्री हम तुमको बदलना सिखाएंगे, तो वहां पे इसका डिस्कशन हम करेंगे। अभी सिंपल सा यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो ये जान लेना है कि अगर प्लेन एंगल है तो उसका यूनिट रेडियन होगा, और अगर सॉलिड एंगल है तो उसका उसका यूनिट स्टे रेडियन होगा, ठीक है। हालांकि दोनों का डायमेंशन नहीं होता है, बोथ आर डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है बच्चा? डायमेंशन लेस होता है, यानी इसीलिए एक्सेप्शन है ये, क्योंकि अगर 7 में आता, इसका भी अगर डायमेंशन होता ना तो 7 + 2 9 हो जाता, लेकिन है नहीं, इसलिए इसको एक्सेप्शन में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या सीख लिए बताओ मेरे को? अभी तक हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जान लिया, ठीक है। उसके सिंबल के बारे में जान लिया, उसके यूनिट के बारे में जान लिया, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं? अब हम लोग डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, अब ये सब पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। अब इनके क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, अब क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशन, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, और उसके बाद डायमेंशनल इक्वेशन भी पढ़ लेंगे। डायमेंशनल इक्वेशन भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। यानी कि एंड डायमेंशनल, ये तीनों चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं बच्चे? डायमेंशन पढ़ने वाले हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, और डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला चीज आएगा कि डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ये क्या होता है? तो बोलता क्या है कि इफ वी एक्सप्रेस, है ना, एक्सप्रेस, है ना, द फिजिकल क्वांटिटी मैं यहां पे द हटा के एनी कर दूं। इफ वी एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, in terms of the symbol of fundamental quantity, symbol of fundamental quantity involved in physical quantity with their क्या इंडेक्स या एक्सपोनेंट, विथ दियर एक्सपोनेंट, है ना, इन स्क्वायर ब्रैकेट। बाप रे बाप, बड़ी लंबा चौड़ा हो गया नहीं? थोड़ा सा समझने वाले घूम जाएगा नहीं? क्या लिखा हूं मैं लिखा हूं क्या, मैं समझाता हूं, ठीक है। याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है कि इफ वी एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, यदि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, किसमें? इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े उसके सिंबल में। तो क्या सब के सब फंडामेंटल क्वांटिटी? नहीं, इन्वॉल्व इन द फिजिकल, जो फिजिकल क्वांटिटी का तुम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाह रहे हो ना,
उस फिजिकल क्वांटिटी में इन्वॉल्व्ड, जो भी इन्वॉल्व है, कौन? फंडामेंटल क्वांटिटी। जितना फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है उन सभी को सिंबल में लिखना है विथ दियर एक्सपोनेंट, यानी उसके एक्सपोनेंट का मतलब पावर के रूप में, उसके पावर के साथ, ठीक है, इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा बच्चे, है ना, इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे तब तुम्हारे पल्ले पड़ेगा। तो मान ले एग्जाम्पल्स में देखो बहुत आसान है कि मुझे एक क्वांटिटी एग्जाम्पल्स ले लो, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी को पहले तुम क्या करोगे कि देखोगे क्या कि फिजिकल क्वांटिटी जो हम लिए हैं, क्या लिए हैं? वेलोसिटी। इस वेलोसिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा इन्वॉल्व है, यानी कि जो भी क्वांटिटी का, सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से, जो भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, सुन रहे हो बात को? जो भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है उसको हम पहले व्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, किस में? फंडामेंटल क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि जरूर क्वांटिटी में, जो हम क्वांटिटी लिए उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, क्योंकि बिना फंडामेंटल क्वांटिटी का फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सोच ही नहीं सकते, कि नहीं? जितने भी फिजिकल क्वांटिटी पूरे फिजिक्स में पढ़ेंगे सभी में फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, साथ में कोई भी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पहले ढूंढो कि उसमें कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके बाद उसका सिंबल लिखो, और सिंबल के साथ साथ देखो उसका पावर क्या है, और तब उसको ब्रैकेट में बंद कर दो, और वही कहला गया डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर से समझो, तो वेलोसिटी में क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या आएगा? टाइम। चलो बहुत अच्छी बात है ना, डिस्प्लेसमेंट लिख दिए, टाइम भी लिख दिए। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? लेंथ होता है सर, और ये टाइम होता है। अब देखो हमने इस वेलोसिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में लिख दिया, लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, काम खत्म। हमें किसी तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी जो इन्वॉल्व है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, वो हमें लाना है, और फिर उसका सिंबल लिख देना है। तो लिख दो सिंबल। लेंथ का सिंबल क्या बताए थे? कैपिटल एल। और टाइम का सिंबल क्या बताए थे? कैपिटल टी। उसके बाद क्या करेगा? इसको पावर। तो एक काम करो तुम, ये टी, इसका पावर कितना है? एल के पावर कितना है? 1 है कि नहीं है? और टी का नीचे में 1 है ना, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो टी के पावर कितना हो जाएगा? -1। और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। कैसा ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज योर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यही हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या हो गया बच्चा? डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? इफ वी एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ, दोबारा लिख दिया गया है, इन टर्म्स ऑफ द सिंबल, सिंबल के रूप में। किसके सिंबल के रूप में? सिंबल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज के। कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज? इन्वॉल्व इन द, जो क्वांटिटी में है उसके में, ठीक है, और विद दियर पावर, उसके पावर के साथ, कहां? ब्रैकेट के अंदर। तभी कहा गया डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। इसको और समझते हैं। अब देखो बात को, है ना, क्या समझ में आया तुमको? डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ गया, तो अब डायमेंशन भी तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन, फिर से सुनो, डायमेंशन क्या? तो द पावर ऑफ द डायमेंशन, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। किसमें? इन डायमेंशनल फॉर्मूला।
इज कॉल्ड डायमेंशन। अगर मैं तुमसे पूछूं कि वेलोसिटी में डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ किसमें, इन वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डायमेंशनल, एल के पावर 1 टी के पावर -1। तो हमें किसका डायमेंशन लिखना है, लेंथ का लिखना है, तो लेंथ का पावर कितना है 1 है ना, तो लिख देंगे 1। उसी तरीके से अगर पूछे तुमसे डायमेंशन बताओ जी किसका, टाइम का, किसमें, वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में टाइम का डायमेंशन कितना है बताओ मेरे को, तो -1 है ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि डायमेंशन बताओ जी ऑफ मास किसमें, इन वेलोसिटी में, तो बोलेगा सर उसमें तो मास है ही नहीं, है मास नहीं है ना, तो नहीं है तो जीरो लिख दोगे, क्योंकि है नहीं तो कहां से लाओगे, तो जीरो लिख दो, है ना। अब फिर से समझो एक और एग्जांपल्स, और समझो अभी, है ना, एकदम समझा के ही दम लेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और डायमेंशंस क्या है ना, तभी हम डायमेंशनल इक्वेशन पे जाएंगे और आगे पढ़ेंगे। जब तक इसको सिखाएंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, है ना। तो इसको एकदम सिखा के ही रहना है बच्चे लोग, है ना, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। चलो देखते हैं, मान लो हमारे पास हो गया एग्जाम्पल्स 2 एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ACCELARATION। एक्सेलरेशन जब क्या होता है बताओ मेरे को, तो होता है सर वेलोसिटी और अपॉन टाइम होता है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेलोसिटी भी होता है टाइम भी होता है ना, तो चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो वेलोसिटी का तो तुम अभी अभी फॉर्मूला लिखा था कि नहीं लिखा था, कितना लिखा था वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का लिखा था L और T -1 लिखा था। और टाइम का लिख दो, टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, तो टाइम का लिख दो, है ना, क्या लिख देगा तुम, T। तो अब देखो ऊपर L है जैसे वैसे रहेगा, L के पावर 1 रहेगा, और T में ऊपर में -1 है नीचे भी -1 है, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, तो T के कितना हो जाएगा पावर, -2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी, कंफ्यूजन में तो नहीं हो ना। तो चलिए अब रहने दीजिए सर। चलो इधर अगर इसमें देखो समझने में अगर नहीं आया है तो यहां देख रहा, मैं बता रहा था, है ना, थोड़ा सा वो ब्लर हो गया था इसलिए सॉरी। तो देखो क्या वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चलो ये तो वेलोसिटी हो गया, और नीचे में और टाइम है तो डिवाइडेड बाय टाइम। इसको क्या लिख सकता है तू, सर इसको डिस्प्लेसमेंट रहने दीजिए, डिस्प्लेसमेंट को रहने दीजिए सर। और नीचे क्या हो जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, तो टाइम गुने टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, लेंथ है ना, तो इसको लिखेंगे लेंथ, और नीचे में टाइम इसका स्क्वायर, तो देख तो ऊपर क्या आया L सर कैपिटल में, और नीचे क्या है T के पावर 2, तो देख ऊपर जाएगा तो -2 होगा ना, तो इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L के पावर 1 T के पावर -2 किसका, एक्सेलरेशन का। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन में लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का पावर कितना है, तो बोलेगा कितना 1 ना, तो हो जाएगा 1। अगर तुमसे कोई पूछे कि डायमेंशन ऑफ टाइम इन वेलोसिटी, नहीं अब किस में, एक्सेलरेशन में, अगर तुमसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन में कितना है, तो क्या बोलेगा -2 कि -1, नहीं -2। मास का तो मास तो है ही नहीं। अच्छा मैं मास का 0 क्यों लिख रहा हूं बाबू, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, m के पावर 0 L के पावर 1 T के पावर -2, ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना, तो इसलिए डायमेंशन ऑफ मास कितना हो गया 0। क्लियर है। तो क्या सीखा तुम, डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब कि इस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल में विथ पावर लिख देना है ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद डायमेंशन का मतलब कि भाई जो हम फिजिकल क्वांटिटी लिए हैं और उसको जो एक्सप्रेस किए हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल में, तो उस सिंबल का पावर कितना है उसी को बोलेंगे उसका डायमेंशन। क्लियर।
चलो, है ना। तो ये दोनों चीज क्लियर हो गया। हाँ सर, तो ग्रीन जो है ना कि पहनेंगे सर, आएंगे ग्रीन पहन के। हाँ सर, बकरीद, बकर ईद, बकरा कटता है। हाँ, चलो, तो हम लोग जो है एक और है ना समझते हैं, और भी निकाल लेते हैं। तो मान लो कि मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, किसका? फोर्स का। फोर्स का क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इजीली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या लिखेंगे? फोर्स बराबर एम इंटू ए, यानी मास गुने एक्सेलरेशन। देखो क्या लिखेंगे? मास, वेरी गुड सर, एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अब देख, मास कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल है ना। तो जैसा ही फंडामेंटल मिल जाए तो उसको कुछ छेड़छाड़ मत करना। तो मास को अब कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम। अब इधर एक्सेलरेशन को हम आगे बढ़ाएंगे फंडामेंटल में लाने के लिए। तो लिखेंगे वेलोसिटी, और फिर लिखेंगे टाइम। अब देख, फिर से टाइम फंडामेंटल मिल गया तो इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मास निकल गया बाहर, टाइम भी निकल गया बाहर। इधर क्या बचा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को लिख दो कितना? डिस्प्लेसमेंट। और फिर क्या लिख देगा? टाइम। तो मास हो गया बाबू टाइम गुने टाइम, तो टाइम का स्क्वायर हो गया बाबू। और डिस्प्लेसमेंट को लिख दो लेंथ बाबू। तो क्या क्या मिल गया रे बच्चा? मास भी मिल गया सर, लेंथ भी मिल गया सर, टाइम भी मिल गया, है ना। तीनों फंडामेंटल है कि नहीं है? है। तो अब फंडामेंटल में निकल गया तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो इसको अब हम सिंबल में लिख देंगे। मास का सिंबल बताओ? तो कैपिटल एम। लेंथ का सिंबल बताओ? कैपिटल एल। और अपॉन टी का सिंबल बताओ टाइम का? कैपिटल टी का स्क्वायर। इसको टी को ऊपर भेज दो। तो एम के पावर कितना है? 1, एल के पावर 1, टी के पावर कितना है? -2। अब ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये एम एल टी -2 डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स का। क्लियर है। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स, इन फोर्स में डायमेंशन लेंथ का कितना है? तो लेंथ का कितना है? 1 है। मास का कितना है? मास का भी 1 है। टाइम का कितना है? तो -2 है। अच्छा, कभी कभी तुमको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिख करके डायरेक्ट डायमेंशन बोलेगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो वहां पे पावर मत लिखना। अगर क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो अब शॉर्टकट का जमाना आ गया है। ठीक है, पापा को पॉप्स बोल देते हो, है ना, मम्मी को मॉम्स बोल देते हो। तो ऐसा ही अब डायमेंशनल फॉर्मूला को लोग डायमेंशन ही बोल के निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है बात को? ना हंसी आ रही है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सच्चाई है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो आजकल डायमेंशनल फॉर्मूला को लोग डायमेंशन ही बोल देते हैं। नहीं तो बोल देंगे फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस। तो तुम पावर मत ढूंढने लगना, है ना, सीधे सीधे ये निकाल देना। ठीक है, और टिक कर देना। क्लियर बच्चे? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, टेबल दिया हुआ है, फॉर्मूला याद करो, डायमेंशन निकालो, है ना, सीखोगे धीरे धीरे। ठीक है ना। तो अब देखो कि हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्या चीज? डायमेंशनल इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, तो देखते हैं। नींद आ रहा है क्या जी? नहीं बाबू, देखते रहना है, समझते रहना, एक में एक, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखो क्या होता है, जो समझना कि डायमेंशनल इक्वेशंस का मतलब क्या है। पता नहीं क्यों बहुत सारा बच्चा परेशान रहता है, सर डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है सर? कुछ नहीं होता है बाबू, सिंपल है ना। सिंपल क्या? कि इफ एनी फिजिकल इक्वेशन
is expressed in the form of dimensional formula, then it is called dimensional equation. समझ में आ रहा है बात? डायमेंशनल इक्वेशन. ओके, जैसे अगर मान लो तुमको काइनेटिक एनर्जी लिखना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ एम वी का स्क्वायर. इसको एक्सप्रेस कर दो किसमें? डायमेंशनल के फॉर्मूला में. तो ध्यान रखने, ये नंबर जो है ना, ये नंबर तो यहां पे नोट कर लेना और बच्चा लोग, एनी नंबर हैज नो डायमेंशन. नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है. क्यों? नंबर में यूनिट होता ही नहीं है. नंबर जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, और जब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो हाफ को छोड़ो, गोली मारो, इसको सीधे सीधे लिख दो. मास का क्या लिखेगा? m. अब वेलोसिटी का भी पढ़ाए थे, l के पावर t के पावर -1 पढ़ाए थे ना, लेकिन स्क्वायर करना पड़ेगा रे बाबू. तो m रहने दो, l का स्क्वायर कर दो, और t के -1 का भी स्क्वायर कर दो, तो -2. ये हो गया काइनेटिक एनर्जी. दिस इज नथिंग बट डायमेंशनल इक्वेशन. सच में बता रहा हूं, ये डायमेंशनल इक्वेशन है. और अच्छे से जाना चाहता है तो और अच्छे से भी बताएंगे, है ना. लेकिन उसके लिए हम चाहते हैं कि क्यों ना हम उसको बताने के लिए एक और उसमें फॉर्मूला लगा दें, एक और उसमें कॉन्सेप्ट हम लगा दें, ताकि दो पंथ एक काज, नहीं सॉरी क्या बोले, एक पंथ दो काज हो जाए, है ना. उल्टा बोल दिए थोड़ा सा, है ना. तो देखो क्या, तो हम लोग डायमेंशनल इक्वेशंस में यही समझेंगे कि तुम्हें कोई भी इक्वेशन दे, उसको डायमेंशनल फॉर्मूला में लिख दो, तो वो बन जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन. क्लियर? समझ में आ रहा है बात? अच्छा ठीक. कैसे? अभी हम लोग समझते हैं. ठीक है, समझते हैं भाई. हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी. समझना ध्यान से इसको, है ना. ये समझ में आएगा तो और भी चीजें आसानी से और क्लियर होगा डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में. प्रिंसिपल है, नहीं कि रूल है, लॉज है. क्या चीज का? होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? सेम टर्म टाइप का, एक ही जैसा. तो अगर मैं तुमको एक चीज बताऊं कि तुम एक काम कर, वेलोसिटी है ना, इसमें जोड़ दे लेंथ को. मान ले 5 रुपया है और प्लस 2 मीटर है. चल जोड़ के बता जल्दी सा, फटाफट जोड़ो तुम लोग. बताओ, जोड़ेगा? अरे जोड़ेगा यार. क्या लिखेगा यहाँ पे? सर 7 + 5 + 7 रुपया मीटर लिख दूं? बोलेगा क्या मजाक कर रहे हो सर. नहीं जुड़ेगा ना. क्यों नहीं जुड़ेगा? बोल जल्दी सा कि सर ये जो है ना डिफरेंट है, और ये भी डिफरेंट है. ये सर मनी है, और ये सर लेंथ है. यहां पे सर ये वेलोसिटी है, ये लेंथ है, यानी ये मीटर पर सेकेंड हुआ सर, या मीटर हुआ. नहीं जुड़ेगा सर. जब भी जुड़ेगा या घटेगा तो सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा. वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ जोड़ सकते हैं, हाँ गुना कर सकते हो, भागा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हो. तो अगर जोड़ना है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही जोड़ सकते हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही घटा सकते हो. समझ में आ रहा है बात? फोर्स में फोर्स को ही जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, रुपया में रुपया को जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, यानी मनी में मनी को, है ना. तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ये चीज ध्यान रखेंगे
तब ये आपको प्रिंसिपल समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब हम इस प्रिंसिपल को समझाते हैं। तो समझाते हैं भाई। तो देखिए जरा समझिएगा बात को, है ना। क्या बोल रहा है कि एनी फिजिकल इक्वेशन is said to be true if this equation is dimensionally homogeneous। अगर कोई भी फिजिक्स में इक्वेशन है और अगर वो इक्वेशन डायमेंशंस के रूप में होमोजीनियस नहीं है, यानी एक ही तरह का डायमेंशन अगर नहीं है सभी के सभी टर्म्स में, तब वो फिजिकल इक्वेशन कभी सही नहीं हो सकता है, यानी ट्रू होगा ही नहीं, वो फॉल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल समझो, चलो लिखते हैं v बराबर u प्लस ए टी। पढ़ा है ना तुम लोग 9 क्लास में। ये क्या है बता मेरे को। सर ये फाइनल वेलोसिटी है। ये क्या है। सर ये इनिशियल वेलोसिटी है। ये क्या है। सर ये एक्सेलरेशन है। सर ये क्या है। ये टाइम है। लेकिन अब तुम लोग इंटरेस्टिंग चीज सीखना मेरे बच्चे, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, लेकिन है तो वेलोसिटी ही। तो अब सोचो कि ये जो वेलोसिटी है इसमें तुम क्या चीज जोड़ेगा तो तुमको वेलोसिटी मिलेगा। ये वेलोसिटी मिल रहा है ना मेरे को, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ेंगे तभी तो वेलोसिटी मिलेगा। रुपया में रुपया जोड़ेंगे तभी तो रुपया मिलेगा। लेंथ में लेंथ को जोड़ेंगे तभी तो लेंथ मिलेगा। समझ में आ रहा है बात को। तो ये दोनों के दोनों यानी एक्सेलरेशन और टाइम मिल के ये भी क्या होना चाहिए, पक्का सर वेलोसिटी ही होना चाहिए। तभी हम अगर सेम चीज में सेम चीज को जोड़ेंगे तभी वो चीज मिलेगा, अदरवाइज वो चीज नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है बात। तो अब यहां पे कैसे पता चलेगा, तो भाई डायमेंशनली हमें होमोजीनियस बताना है इसको। तो कैसे बताएंगे डायमेंशनली होमोजीनियस, तो मुझे सभी को डायमेंशंस के रूप में लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग लिखते हैं, तो एक्सप्रेस कर देते हैं डायमेंशंस में। तो LHS लेते हैं। LHS में क्या है, v है ना, वेलोसिटी है ना ये। तो लिखो डायमेंशंस ऑफ v। कितना पढ़ाए थे, LT-1 पढ़ाए थे आप सर। RHS में चल, RHS में u है ना, u भी क्या है, वेलोसिटी है। तो डायमेंशंस लिख u का। क्या लिखेगा सर, इसका भी वेलोसिटी है तो LT-1 लिखिए। आगे चल, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन RHS में a है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन बता जल्दी सा। तो सर L और T अब -2 लिखिए सर। फिर क्या है, टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन लिख। तो T लिखेगा तू, टाइम का डायमेंशन क्या लिखेगा, T लिखेगा। अभी सारा का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, है ना। तो पुट कर दे वैल्यू भाई इसमें, पुट दी वैल्यू, पुट करो वैल्यू, पुट दी वैल्यू, वैल्यू पुट करो बाबू। v के जगह पर LT-1 बराबर u के जगह पर LT-1 प्लस a के जगह पे LT-2 इंटू t के जगह पे कैपिटल T। इसको सिंप्लीफाई करो, LT-1 इज इक्वल टू LT-1 प्लस L रहने दो। अब देखिए यहाँ पे t के पावर -2 और t के पावर कुछ नहीं, पावर तो 1 है कि नहीं है। तो गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, तो -2 में +1 जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा कि नहीं बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है,
तो देखो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। इस इक्वेशन में कै गो टर्म है? टोटल 3 टर्म है ना, 1 2 और 3 टर्म है। तीनों का देखो तो ये 1 है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, सभी का डायमेंशन क्या है? होमोजीनियस है कि नहीं बताओ मेरे को? सेम टर्म सेम नेचर का है कि नहीं है ना? तो ये क्या है? इट इज डायमेंशनली होमोजीनियस। इसलिए ये इक्वेशन क्या है? ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन अगर ट्रू है तो वो पक्का डायमेंशनली होमोजीनियस होगा। समझ में आया बात को? और इसी को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशंस को हमने डायमेंशन में लिख दिया कि नहीं लिख दिया? तो अगर किसी इक्वेशन को हम डायमेंशन के रूप में लिखते हैं तो उसी इक्वेशंस को डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। और यदि सबका डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब क्या? कि वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। और अगर वो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी को फॉलो करेगा तो वो इक्वेशन ट्रू माना जाएगा। क्लियर? एक काम करते हैं और एक एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझते हैं इसको। देखो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी पढ़ा होगा। एस क्या है? डिस्टेंस। तो ये भी क्या होना चाहिए? दोनों मिलकर के डिस्टेंस होना चाहिए। और ये भी सब मिलकर क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में डिस्टेंस जोड़ेंगे तभी तो डिस्टेंस मिलेगा। अगर किसी और चीज को जोड़ देंगे तो कैसे मिलेगा वो चीज, है ना? तो देखो यहां किस किस डायमेंशन निकालने की जरूरत पड़ रही है। तो हमें एलएचएस में और आरएचएस में चलते हैं। तो एलएचएस में चलते हैं पहले। तो एलएचएस में एस है ना, तो एस डायमेंशन निकाल दीजिए। एस का डायमेंशन ऑफ एस निकाल दीजिए, कितना आएगा? सीधे सीधे एल आएगा ना। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का मतलब लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन एल होता है, तो एल हो गया। राइट साइड में चले आइए। यू, यू निकला हुआ यहाँ पे एल टी माइनस वन, टी निकला हुआ है, ए निकला हुआ है, ठीक है ना, फिर टी का निकला हुआ है। ये हाफ क्या है? नंबर है। ये क्या है बताओ मेरे को? नंबर है। तो नंबर का डायमेंशंस नहीं होता है, तो पुट कर दो सबका वैल्यू। पुट दी वैल्यू, पुट करो। एस डायमेंशन डिस्टेंस का डायमेंशन कितना? एल। बहुत अच्छे। यू का डायमेंशन पुट करिए, एल टी माइनस वन इंटू टी का डायमेंशन पुट करिए, टी प्लस हाफ है। हाफ का डायमेंशन नहीं होता है तो उसको नहीं लिखेंगे। ये मत कि लिख देना, वहां पे नहीं लिखना। चलो यहां पे ए को लिखो। ए का डायमेंशन एल टी माइनस टू इंटू टी का स्क्वायर है, तो टी का डायमेंशन टी है, तो इसका स्क्वायर कर दो। क्या आ गया इधर? देख एल और टी के पावर माइनस एक और टी के पावर प्लस एक, दोनों गुना करेंगे तो माइनस एक प्लस एक टी के पावर जीरो हो जाएगा ना। तो टी के पावर क्या हो जाएगा? जीरो। एल देख यहां पे टी के पावर माइनस टू, यहां टी के पावर टू है कि नहीं है, तो फिर से जीरो आ जाएगा। तो क्या बचा यहां पे? एल बचा और प्लस एल बचा, और इधर भी क्या बचा? एल बचा। यानी इसमें भी 3 टर्म था, 1 2 और 3, और तीनों डायमेंशन क्या आया? सेम आया कि नहीं आया? अच्छा ये हाफ तुम लोग सर हाफ एल और एल को जोड़ देंगे 3/2 कर दीजिए, है ना? नहीं, यहाँ पे डायमेंशंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर्स को नहीं। यानी अलजेब्रा वाला एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं हम डायमेंशंस के रूप में इक्वेशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं जहां पे नंबर का कोई काम नहीं है, ठीक है? इसलिए इस नंबर को हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ये मत कर देना एल प्लस एल को 2l कर देना, l/2 प्लस एल को 3l/2 कर देना, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है? तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनियस है, इसका मतलब कि वो इक्वेशन ट्रू माना जाएगा। अगर इक्वेशन लिखा हुआ है लेकिन अगर डायमेंशन सबका होमोजीनियस नहीं है तो वो इक्वेशन कहीं ना कहीं गलत लिखा हुआ है, वो फॉल्स है ना, वो सही इक्वेशन नहीं है, ठीक है? तो चलिए, तो अभी तक हम लोग डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख गए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सीख गए,
आप लोग जाके क्वेश्चंस बनाइए, डीपीपी 1 1 से 40 क्वेश्चन तक सब बनेगा, है ना। और अगला क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगला क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ डायमेंशन, ये डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। उसमें यूनिट का कन्वर्जन सीखेंगे, रिलेशन बिल्डअप करना सीखेंगे, फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, ये सब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय, मेहनत करके पढ़ना। ओके।